हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और एक एक करके उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर इट्स रेक्स का है। हेलो सर, मैं ऐप प्रमोशन की एड्स रन कर रही हूँ। मैंने एनालिटिक्स और गूगल एड्स भी लिंक कर दिया है, बट मुझे गूगल एनालिटिक्स में ऐप इंस्टॉल का कोई एनालिटिक्स नहीं मिल पा रहा है। देखो, गूगल एनालिटिक्स में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जो फायरबेस पे अकाउंट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा और उसके एसडीके को जो कनेक्ट है वो आपको करना पड़ेगा अपनी ऐप के साथ। या फिर अगर आप इंस्टॉल रिलेटेड जो एनालिटिक्स है वो देखना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले कंसोल के ऊपर वो जो डेटा है वो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन है शैलेश का। डियर सर, आई एम सोशल लिसनिंग स्पेशलिस्ट विद 10 years of work experience in ORM and social media listening. I have worked on social content strategy, Google Analytics and paid analytics as when there was requirement from business client side in my overall experience. At this moment, I feel stuck because with core experience only in ORM and social listening, I am not finding growth. And at the current workplace, there is no new learning since last 2 years. And I wish to have on-floor experience into Facebook and Instagram marketing. Lack of experience into this is not landing me any opportunity, and ORM and social media is not leading me anywhere ahead. I have been watching your videos and I am sure theoretically I am strong, but practically did not get any opportunity. Kindly guide how I should move ahead. देखो, जिस चीज में आपको एक्सपीरियंस है आप कोशिश करें कि उसी फील्ड में अपने भविष्य को बनाने की कोशिश करें। ऐसा हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई हो, बट आप दूसरी कंपनीज में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप नई फील्ड के अंदर जाएंगे, जैसे आप ओआरएम के अंदर थे, सोशल मीडिया के अंदर थे, अब आप अपने आप को अगर पेड एड्स के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो फिर से आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वहां पर आपको 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो था। अब नई चीज में आप किसी भी कंपनी के अंदर चले जाएं, वो हमेशा आपको जीरो से ही काउंट करेंगे, तो ना वो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप ये सोचे कि मेरे जो 10 साल का एक्सपीरियंस था, मैं एक लेवल तक पहुंचा था, वहां पर मेरे को कुछ जो सैलरी है वो मिल रही थी, अब जब मैं दूसरी फील्ड में शिफ्ट करूंगा तो उसी के आसपास मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, थोड़ी बहुत अगर उससे कम मिल रही है तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज आप उस वाले बंदे के बिल्कुल बराबर हैं जिसने एक फेसबुक एड्स का या इंस्टाग्राम एड्स का कोर्स किया है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो और बड़ी एजेंसीज हैं, जो और बड़ी कंपनीज है, जहां पर एग्जैक्टली जो आपका भी करंट स्किल सेट को और बेहतर कर सकते हैं, कुछ नई एआई बेस्ड अगर चीजें हैं उनको सीख करके अगर आप और बेहतर कर सकते हैं, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इन चीजों को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें और अच्छी कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश करें। और ये ध्यान रखें कि आपका जो अभी करंट स्किल सेट है उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशंस को सेलेक्ट करने की कोशिश करें। डाइवर्ट करेंगे अगर आप अपने आप को, तो देखिए ये एक बिल्कुल कड़वा सच है कि आपको वापस जो है सारी चीजें जीरो से ही शुरू करनी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको अपने एग्जिस्टिंग स्किल सेट के साथ ही कुछ आपको सोचने की जरूरत है। सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उमेद सिंह का क्वेश्चन है, काइंडली प्लीज मेक अ प्लेलिस्ट ऑन गूगल एंड मेटा एड्स फॉर ओनली D2C ब्रांड्स। देखो, D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई थी, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, उसको आप देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इसके अलावा इन चीजों का हमारा एक पेड कोहर्ट जो है वो चलता ही है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर D2C ब्रांड्स का, बट उसके अंदर भी हम लोग मेटा एड्स को ही कवर करते हैं। बट गूगल एड्स को अगर आपको इन डेप्थ सीखना है तो हमारा एक पेड कोर्स भी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर D2C ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने चीजों को कवर करा है। और फ्री में भी मेटा एड्स और गूगल एड्स से रिलेटेड बहुत सारे बीच बीच में वीडियोस जो है वो आते रहते हैं, तो आप उन वीडियोस को जो कंसीडर है वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर मेरा सवाल फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, मुझे कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेबसाइट से कुछ सेल करना चाहता हूं तो क्या मेरे को सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर मैं व्हाट्सएप से कुछ सेल करना चाहता हूं तो क्या मुझे इंगेजमेंट या फिर सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए? और सर इस ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन टॉपिक पर और परफॉर्मेंस गोल सिलेक्शन पर कैसे सेलेक्ट करना है इन चीजों को, इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो जो है बनाऊंगा। बट देखिए, जब भी आप मेटा एड्स के अंदर या गूगल एड्स के अंदर किसी भी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया तो मेटा आपको सेल्स ला कर देगा। आप इसको ऐसे समझिए, जब आप सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं तो आपके कैंपेन की सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से हो जाती हैं कि वो सेल्स के लिए ऑप्टिमाइज हो जाता है, या वो कैंपेन की जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशंस है, वो सेल्स के लिए हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप वेबसाइट के थ्रू जो है वो सेल्स लाना चाहते हैं और उसके बाद आपने सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, तो वो आपको एक ऑप्शन दे देता है कि भाई आप पिक्सल अब सेलेक्ट कर लो। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद जो आपका कन्वर्जन इवेंट है वो आप सेलेक्ट कर लो। फिर आपका ये जो कैंपेन है उस पिक्सल के बेसिस पे जो कन्वर्जन इवेंट आपने सेलेक्ट किया है उस
के बेसिस पे ये कैंपेन आपका जो है वो ऑप्टिमाइज होगा। तो केवल क्या जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, जो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ये मतलब ही नहीं होता है कि आपने सेल सेलेक्ट कर लिया तो फिर सेल्स आने लगेंगे, आपने एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लिया तो एंगेजमेंट आने लगेगा। सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं ये आपको इसीलिए दिए हैं ताकि आप बाइफरकेशन जो है वो बड़ी आसानी से कर पाएं और जो प्री बिल्ड बेस्ट सेटिंग्स के ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाए। अगर आप वेबसाइट से सेल्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट साथ ही साथ आपको पिक्सल और आपका जो कन्वर्जन इवेंट है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर तो कोई पिक्सल लगा हुआ नहीं है, तो वहां पर जो है वो दूसरे टाइप के इवेंट्स के बेसिस पे आप उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, वहां पिक्सल नहीं सेलेक्ट करेंगे बिकॉज पिक्सल तो व्हाट्सएप के ऊपर है नहीं। तो इस तरीके से आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा ट्रैफिक कहाँ जो है वो जा रहा है और वहां पर क्या एक्टिविटी होगी, और उसके बेसिस पे हमारे कैंपेन के जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेटिंग्स है वो है या नहीं है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव आपको बस इसी चीज में मदद करता है कि ऑब्जेक्टिव जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट एक तरीके से उस ऑब्जेक्टिव की जो सेटिंग्स होती है वो आपको देखने को मिल जाती है, और उसमें फिर फर्दर सा छोटा मोटा ट्वीक वगैरह अगर आपको करना है तो आप करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कैंपेन्स को सेटअप कर पाएंगे। मैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा उसमें मेटा भी और गूगल भी दोनों ही चीजों को जो है वो कवर करने की कोशिश करी जाए। नम्रता का यहाँ पर क्वेश्चन है, हेलो उमर भाई, हमारी एक हेल्थ केयर कंपनी है, लास्ट 18 ईयर से हम प्रिंट मीडिया में काम करते हैं बट सोशल मीडिया में कई जगह से काम करवाए बट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। प्लीज सजेस्ट क्या करना चाहिए, कोई अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग सजेस्ट कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अपने अनुभव से जरूर कहना चाहूंगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप बहुत ज्यादा जगहों पर जो है वो काम कर चुके होते हैं उसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, इसका मतलब अभी आपकी केपीआई ठीक तरीके से नहीं है या आपको ही नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, राइट। आज भी जब बहुत सारी कंपनीज हमारे पास आती हैं और थोड़ी सी भी कंफ्यूज होती है तो पता है हम सबसे पहले उनसे क्या मांगते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, दैट इज RPF। एक बार हम उनसे बोलते हैं कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बैठ के सबसे पहले आरपीएफ का जो डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार कर लें। हमसे आप कह रहे हैं कि आपको हमसे सर्विस चाहिए, बट क्या सर्विस चाहिए, क्यों चाहिए, आपकी केपीआईज क्या है, आप अभी कहां पर हैं, हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजों की उनको क्लैरिटी नहीं होती। बस उनको एक चीज क्लैरिटी होती है, हमें तो हमारा बिजनेस बढ़ाना है, ऐसे नहीं होता, राइट। केपीआईज बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपके पास अभी करंट क्या रिसोर्सेज है वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी कोई इस टाइप का आरपीएफ का डॉक्यूमेंट काफी रिसर्च करके बनाता है तो सारी चीजें उसकी बड़ी आसानी से जो है वो क्लियर हो जाती है। तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या वो एक्सपेक्टेशंस जेन्युइन हैं या नहीं है, उन एक्सपेक्टेशंस को लिखें और उन एक्सपेक्टेशंस के ही बेसिस पर आप कोई भी एजेंसी जो है उसके साथ बात करें। जब आप बात करेंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, तो आपको अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगा कि मेरे को इस एजेंसी के साथ जाना है या नहीं जाना है, या ये एजेंसी हमें जो रिजल्ट्स है वो अचीव करके ला देगी या नहीं देगी। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जिनको पता होता है कि ये चीज नहीं हो सकती, फिर भी एक चमत्कार की उम्मीद में कुछ एजेंसीज को अपना काम दे देते हैं, बट वहां से फिर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे ये बात बोल दी कि हम क्या करेंगे, आपकी अगर 100 लीड्स आ रही है तो हम 1000 लीड्स जो है वहां तक पहुंचा देंगे, अगर आपका 1 लाख का बिजनेस हो रहा है तो हम 2 महीने के अंदर आपका 20 लाख का बिजनेस कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, बट क्या जो चीजें वो बता रहे हैं वो अभी आपके करंट जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ ही अचीवेबल है या नहीं, जो आपका मार्केटिंग बजट है उसके साथ ही अचीवेबल है या नहीं है। तो रादर कि आप भटकें कि मैं इस एजेंसी को पकड़ूंगी, इस एजेंसी को पकड़ूंगी, इस एजेंसी को पकड़ूं, उसका जो फिल्ट्रेशन है कि मेरे को किस एजेंसी के साथ जाना चाहिए, उसको जो सॉर्ट करने का तरीका है वो आपको ही निकालना पड़ेगा। वो जब आप अपना आरपीएफ तैयार करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये एजेंसी हमारा ये काम कर नहीं पाएगी, ये वाली एजेंसी जो है वो हमारा काम ये कर लेगी। तो ये डिफरेंस आपको खुद से समझ में आने लगेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको अपने अनुभव से जो है वो चीजें बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो हमारे पास आते हैं। मैं यहाँ पर किसी को कुछ मार्क नहीं कराना चाह रहा हूं, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट किस तरीके से चलती है। और फॉर एग्जांपल उन्होंने हमसे कहा कि हमें अपना जो मेटा एड्स है वो मैनेज करवाना है, और हमसे वो हमारी जब फीस पूछते हैं, टीम से जब हमारी फीस पूछते हैं तो पता चला टीम ने बताया उनको कि हमारी 45,000 है, 50,000 है, 60,000 से मेटा एड्स की जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो सर्विस का है कोटेशन दिया जाता है। तब वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सर, ऐसा है मार्केट के अंदर ना ये चीज तो 8,000 में मिल रही है, ये चीज तो 10,000 में मिल रही है, ये चीज तो 15,000 में मिल रही है। हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, हमारी कोई भी कैलकुलेशन उस कॉस्ट में बैठ ही नहीं रही है। जिस तरीके हमारा ऑफिस है, जिस तरीके हमारी टीम है, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम उसके ऊपर एफर्ट जो है वो लगा रहे हैं,
हमारी कॉस्ट आ ही नहीं रही है। तो हमें क्या समझ में आता है कि या तो वो किसी फ्रीलांसर का जो प्राइस है वो कोट कर रहे हैं, या कोई बहुत ही बेसिक एजेंसी का जो प्राइस है वो कोट कर रहे हैं, या 2-3 लोगों की कोई अपनी एक एजेंसी जो है वो बनी हुई है, उसका प्राइस कोट करे, उनके उतने एक्सपेंसेस नहीं होंगे। हमारी एजेंसी के एक्सपेंसेस हैं, हम एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, तो हम तो वो कॉस्ट दे ही नहीं पाएँगे। तो कई बार ऐसा भी होता है। और देखिए, जो हमारे एक्सपेंसेस है वो टीम वगैरह के मेन एक्सपेंसेस हैं। हमेशा एजेंसी के अंदर जो मेजर खर्चा होता है वो टीम का एक्सपेंस होता है। तो अच्छे टैलेंट के लिए आपको अच्छी कॉस्ट भी देनी पड़ती है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हम फीस बहुत कम लेने लगेंगे तो हम उन एम्प्लॉयज को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के मुझे ये समझ में आता है कि अगर कोई इतना कम कोट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी जो सर्विस है वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज उस प्राइस में उसको जो है वो रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगी, उसको जो टीम है वो ही नहीं मिलेगी। हाँ, अब कोई पर्सन है घर में बैठा हुआ है, अकेले काम कर रहा है, वो ये प्राइस जो है वो दे सकता है। तो क्या ये चीजें आपको समझने की जरूरत नहीं? कोई आपसे बोल रहा है कि हम 8,000 में कर देंगे, एक दूसरा बंदा बोल रहा है आपको कि हम करेंगे 50,000 रुपए में, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो समझने की कोशिश करें कि वो 50,000 में वो क्या चीजें बोल रहे हैं, किस टाइप की उनकी टीम है, राइट, क्या काम वो करेंगे, और ये सारी चीजें आपको बातचीत से समझ में आ जाती। तो कहीं हद तक बहुत सारे लोग इस चीज में गलतियां करते हैं कि वो राइट एजेंसी नहीं सेलेक्ट करते और उसके बाद इधर उधर भटकते रहते हैं। और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले वो अपनी मैथ्स करके रखें और ये देखें कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो अचीवेबल है या नहीं है, क्या वो लॉजिकल रैशनल है भी या नहीं। ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा कि कोई एजेंसी आएगी और जादू कर देगी। कोई भी एजेंसी जादू नहीं कर सकती। इट्स दी मार्केटिंग, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स ही लगते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केटिंग एजेंसी बिल्कुल मैजिक कर देगी, राइट। तो मार्केटिंग वर्क्स ऑन टॉप ऑफ द बिजनेस। तो अगर बिजनेस के फंडामेंटल्स अपने मजबूत नहीं है तो मार्केटिंग कुछ नहीं कर सकती, मार्केटिंग एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात उनके मुताबिक ना लगे कि भाई ये तो अजीब बात कर रहे हैं, हमारे फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, बट रियलिटी यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ग्रोथ वैली का क्वेश्चन है, टोटल गेम चेंजर, टाइम टू चार्ज माई क्लाइंट मोर to produce more creative to get bang on ROAS, all excuses vanish now. Yes, absolutely. देखो, मेटा एड्स के बारे में मैं हमेशा कहता आया हूं कि आज के टाइम में मेटा एड्स क्रिएटिव ड्रिवन है। अगर आप क्रिएटिव्स नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप एड कॉपीज, एड एंगल्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मेटा को बहुत लंबे समय तक रन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो कमेंट आया है, ये कभी रिसेंट मैंने वीडियो जो है वो अपलोड किया था मेटा एंड्रोमेडा का। हर एक मीडिया बायर को, हर एक डिजिटल मार्केटियर को ये वीडियो देखना चाहिए और इसके नीचे जो मैंने लिंक्स मेंशन किए हैं मेटा एंड्रोमेडा के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के, वो देखने चाहिए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी संडे चर्चा में उठाया है कि एक बार फिर से लोगों को रिमाइंड कर दिया जाए, ये वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पर एक और सौरभ का क्वेश्चन है और ये बोल रहे हैं, मैं गूगल एड्स के इंटरव्यू पे गया था पर वो कह रहे थे कि एक्सेल भी आनी चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट में तो एक्सेल सिखाते नहीं है गूगल एड्स पर। तो एक्सेल गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से या गूगल एड्स जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी स्किल नहीं है कि एक्सेल के बेसिस पे आपको नौकरी ना मिले, बट इंपॉर्टेंट स्किल है। और ये ऐसी भी स्किल नहीं है जिसको सीखने में 6 महीने लगेंगे। तो 2-4 दिन अगर आप बैठोगे कायदे से, 8-10 घंटे के कोई ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, तो जितनी भी चीजें आपको गूगल एड्स के अंदर एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करनी है वो आपको समझ में आ जाएंगी। बेसिकली थोड़ा रिपोर्टिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा डेटा वगैरह को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पिवट टेबल्स, बेसिक से जो फंक्शंस वगैरह हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल एड्स के पर्सन से थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर एक्सेल की फंडामेंटल नॉलेज है तो डेटा को और अच्छे तरीके से वो समझ पाएगा। तो उतना यार एक्सेल तुम 2-4 घंटे में, 5 घंटे में ना, अगर यूट्यूब के ऊपर किसी भी वीकेंड में बैठोगे तो उड़ा दोगे, समझ में आ जाएगा अगर आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। वरना तो 6 महीने भी सीखते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। आई बिलीव बात समझ में आई होगी। बट गूगल एड्स इंटरव्यू के अंदर गए हो और एक्सेल नहीं आता है, इसके लिए वो आपको गूगल एड्स में सेलेक्ट ना करें अगर आप गूगल एड्स में अच्छे हो, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। वो आपसे भी कह सकते हैं कि भाई सीख लेना एक्सेल की, बहुत सारी चीजें आप जॉब के टाइम जो है वो सीखते हैं। या आप भी बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्सेल सीखने में, मैं आराम से सीख लूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दिस सिचुएशन बिजनेस इज बेटर देन जॉब ड्यू टू एआई, वन पर्सन कैन हैंडल सो मेनी थिंग्स। अच्छा, इस टाइप का कमेंट ना अक्सर आता है। लोग जब बोलते हैं कि आज के टाइम में जो जॉब है वो मुश्किल होती जा रही है, इससे अच्छा तो हम बिजनेस कर लें। देखिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि जॉब या बिजनेस। बिजनेस ना हर किसी के बस की बात नहीं। आप ये सोचे कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस कर लूं, बिजनेस में पैसे ज्यादा है या बिजनेस में मैं अपना काम खुद ही जो है वो कर सकूंगा, ऐसे बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो बनती। बट हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता है। जब आप जॉब में होते हैं ना तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर नहीं होती। आपके पास
फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं होता, आपके पास मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं होता, आपके पास लीड जनरेशन वगैरह का जो डिपार्टमेंट वो नहीं होता है। तो एक बिजनेस ओनर 24/7 ड्यूटी पे रहता है। अब जब जॉब करते हैं तो 24/7 नहीं रहता। वो बोले नहीं नहीं मैं भी कर लूंगा, मैं भी मेहनत कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, बिजनेस एक डिफरेंट स्किल सेट के साथ आता है। मेहनत करने से बिजनेसमैन नहीं बनता है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करने से, अपने अंदर उन स्किल्स को डेवलप करने से बिजनेस जो है वो बनता है। और कुछ चीजों की जरूरत बिजनेस में होती है, जैसे आपको फंड्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी, आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं नहीं जीरो से ही हम बिजनेस की शुरुआत करना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों ने किया है, ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जहां पर आपको ऑफिस बनाने की जरूरत है, आपको हायरिंग करने की जरूरत है, तो इनिशियल कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी। किसी भी तरीके का आप बिजनेस करें, वो कैपिटल कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जॉब नहीं तो बिजनेस, बिजनेस नहीं तो जॉब, राइट? ये एक माइंडसेट का गेम है। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब में कंफर्टेबल होते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जॉब के थ्रू ग्रो करना चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अगर आप देखेंगे जो हायर पोजीशंस के ऊपर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी जो सैलरी है, एनुअल सैलरी, वो करोड़ों के अंदर होती है। करोड़ नहीं, मान के चलते 50 लाख 60 लाख भी, अगर मैं बहुत ही लोअर मान के चल रहा हूं आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी की सैलरी 50 लाख है, फिर भी एक बिजनेस ओनर को ईयर एंड में 50 लाख बचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स भी हैं जो 5 लाख 10 लाख भी नहीं बचा पाते हैं। उनका टर्नओवर बहुत बड़ा है, राइट, बट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो साल के एंड में 5 लाख 10 लाख भी नहीं बचा पा रहे हैं। और जो जॉब ओनर है वो 1 करोड़ का पैकेज के ऊपर बैठा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि ये नहीं तो ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अपनी क्या एबिलिटीज हैं, आपकी अपनी क्या स्ट्रेंथ है, सब बहुत सारी चीजों को मिलके जो है वो डिसाइड होता है। आई बिलीव जो चीजें मैं समझाना चाह रहा था वो बहुत सारे लोगों को समझ में आई होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।